बिहार स्पेशल क्लास सेकंड लाए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर। पहला क्वेश्चन है, पटना में किसके द्वारा होम रूल लिंक की स्थापना की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मजहरुल हक के द्वारा। मजहरुल हक के द्वारा ही पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। होम रूल आंदोलन और बिहार, यानी कि 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना में मजहरुल हक के द्वारा ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यानी पटना में मजहरुल हक के द्वारा ही होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को की गई थी। और होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। और इसका उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे। और इसका प्रमुख मंत्री चंद्रवंशी सहाय थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 ईस्वी को बिहार यानी पटना का दौरा करती है। क्वेश्चन सेकंड है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अनुशीलन समिति से जुड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या। तो बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में पटना में की गई थी। और इसका संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। इसमें होता था युवाओं की प्रशिक्षण देने का काम किया करता था। अनुशीलन समिति में युवाओं की प्रशिक्षण देते थे, यानी ट्रेनिंग किया करते थे, जिसमें से रेवती नंग जो कि भागलपुर में प्रशिक्षण देते थे। दूसरा है यदुद्रनाथ सरकार जो कि बक्सर में युवाओं को प्रशिक्षण देते थे। और ढाका अनुशीलन समिति के प्रमुख सदस्य जैसे में बंकिम चंद्र मित्र, वासुदेव भट्टाचार्य, हिरण्य बनर्जी आदि बिहार में सक्रिय थे और अनुशीलन समिति में युवाओं को प्रशिक्षण देने के काम करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुई थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो पहला ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुई थी। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा ऑप्शन है, इस बम हमले में पिंगल कैनेडी की पत्नी और उसके पुत्री की मृत्यु हो गई थी। हाँ, ये भी सही है। इसमें पिंगल कैनेडी बच गया था और उसकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड है, खुदीराम बोस को 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ये जो है तीनों ऑप्शन सही है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन जो कह रहा है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन तो तीनों सही था उसमें, तो इसलिए उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर यानी बिहार में घटित हुई थी। इसमें D.H. किंग्सफोर्ड एक क्रूर मजिस्ट्रेट था और इसे मुजफ्फरपुर का जिला जज नियुक्त किया गया था।
D.H. किंग्सफोर्ड की क्रूरता के कारण खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसकी गाड़ी पर बम फेंका, परंतु यह बच गए और इस बम के चपेट में फिंगर केनेडी की पत्नी व उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस 11 अप्रैल 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस की आयु फांसी के समय लगभग 17 वर्ष थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन दिया गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी, यह भी सही है। इस बम हमले में पिंगल केनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, यह भी सही है। और 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, खुदीराम बोस 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को इसे फांसी दे दी गई थी, ये ऑप्शन भी सही है। इस तरह से कोड का प्रयोग करके इसका आंसर देना था, जिसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें फांसी दे दी गई थी। नहीं, इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नहीं, इन्हें कोई भी सजा नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी है उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हाँ, ये ऑप्शन सही है। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर ली। ऑप्शन नंबर डी है उसने जहर खा ली, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, ये कांड 1908 ईस्वी में हुई थी, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। इसमें जो था D.H. किंग्सफोर्ड एक जिला जज नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसके कारण खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसके गाड़ी पर बम फेंक दिया, परंतु ये गाड़ी पर नहीं था और ये बच गया। और इस बम के चपेट में पिंगल केनेडी की पत्नी व इसकी पुत्री की मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इनके वकील कालिदास कसु थे। उस टाइम इनके वकील कौन थे? कालिदास कसु थे। और उस टाइम खुदीराम बोस की आयु लगभग 17 साल की थी, जो सबसे कम व्यक्ति थे और फांसी दी गई थी। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है, जिसे नोट में अरविंद घोष एकमात्र क्रांतिकारी थे जो बाद में सन्यासी बन गए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी थे जो बाद के समय में एक सन्यासी रूप धारण कर लिया था। ये जो है इसका जो आंसर होगा अरविंद घोष। खुदीराम बोस युगांतर यानी क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर कांड पर लेख लिखने के कारण इन्हें सजा दी गई थी। यानी कि मुजफ्फरपुर कांड का जो लेख लिखा गया था समाचार पत्र स्वराज में, और इनका जो संपादक थे वो नारायण थे, इन्हें सिर्फ लिखने के कारण ही इसे सजा दी गई थी, नारायण को। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि समाचार पत्र स्वराज का संपादक कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नारायण इनके संपादक थे। और यह नारायण भी मुजफ्फरपुर कांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जिन्होंने सजा मिला। अगर बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी। बिहार के मोतिहारी में, जो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था वो मोतिहारी में चलाया गया था। अब इससे जुड़ी कुछ व्याख्या को भी हम लोग देखते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी और इसी के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, जो कि मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता होते हुए 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना पहुंचे थे। अब हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या को। तो पहले तो ये याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गए और वहां नील किसानों के समर्थन में भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जो सत्याग्रह शुरू की गई थी भारत में, वो था बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह, जिसका नाम है। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत कुछ समय तक हेनरी डेविड थोरो के लेख से प्रभावित थे। चंपारण सत्याग्रह में हुआ था कि 3 कठिया प्रणाली, यानी चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली कही जाती थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ करता था, तो उसमें 3/20 हिस्सा में नील की खेती करने की अनिवार्यता थी। यानी कि उस टाइम जो अंग्रेज थे बिहार के चंपारण में 3 कट्ठा प्रणाली लागू कर दिया था। यानी कि 1 बीघा में जो है आप 3 कट्ठे उसके हिस्सा पर आप नील की खेती करेंगे। और इसका परिणाम क्या होता था? जहाँ नील की खेती होती थी वहाँ की भूमि धीरे धीरे बंजर होता था और इसी कारण स्वरूप 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब इसका विरोध किया सत्याग्रह की 1917 ईस्वी में, तो अंग्रेजों को ये प्रथा वापस लेनी पड़ी। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी और ये कब दी गई थी? 1917 ईस्वी में, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुई थी। एक बात और जानने योग्य है कि एनी बेसेंट ने गांधी जी को भर्ती करने वाला हवलदार कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी भारतीय लोगों से ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अपील की थी, इसीलिए एनी बेसेंट के द्वारा ही इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट या हवलदार कहा गया था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।